Hello everyone, today I'm going to talk about theory of national income. So we're going to cover basic topics of national income, which compiles national income numericals and what are the theory, what are the bases of calculating national income. So the first thing we're going to talk about the structure of an economy. The structure of an economy consists of four different parts basically. First is your consumer, producer, government and foreign sector. It studies डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होते हैं और उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस, कि जैसे कि गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है, क्या इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में. तो वी गोना टॉक अबाउट ऑल द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दीज सेक्टर्स एंड कैसे ये सेक्टर्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी कंप्लीट करते हैं और इकोनॉमी कैसे कंप्लीट होती है. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हाउस होल्ड के बारे में. हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है जिसमें हम हाउस होल्ड, जैसे हमारी फैमिलीज हैं तो हम उसको किस पे कंसीडर करेंगे, हाउस होल्ड. एक एंटरप्रेन्योर है, वो प्रॉफिट के लिए एक कंपनी चला रहा है, उसकी जो कंपनी है वो प्रोड्यूसर सेक्टर है. वहीं पर ही जो वो आदमी इंडिविजुअल है वो किस में आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा. तो जितने भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जितने भी रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री है वो किसके अंदर आएंगे, हाउस होल्ड के अंदर आएंगे. सेकंड मैं बात करना चाहूंगा प्रोड्यूसर के बारे में. जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है इकोनॉमी में, जितनी भी फॉर एग्जांपल आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी भी हैं, आपकी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उन सबको हम कंपाइल करके किसमें ऐड ऑन करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर में. उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होगी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर. जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की इंटरमीडिएरीज कंपनीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की फाइनल प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उन सबको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में. नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर में हम कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारी कंट्री का जो लेन देन है, जो हमारा फॉरेन सेक्टर के साथ है, जो हमारे पास पैसा फॉरेन सेक्टर से आ रहा है, फॉरेन सेक्टर में जा रहा है, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स हैं, वो हम किसमें इंक्लूड करेंगे, फॉरेन सेक्टर में. सो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ बात करी रिगार्डिंग द 4 डिफरेंट सेक्टर ऑफ द मॉडल, लेकिन आप लोगों के जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर 4 डिफरेंट सेक्टर्स नहीं, खाली 2 सेक्टर्स हैं, जो कि है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. तो आप जो नेशनल इनकम पढ़ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ 2 सेक्टर मॉडल के ऊपर पढ़ रहे हो, जो कि खाली इंक्लूड करता है प्रोड्यूसर. तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर आपस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कैसे कंप्लीट करते हैं. बेसिकली जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड पे जा रहे हैं. वहीं जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, वो किसके पास से जा रहा है, वो हाउस होल्ड के पास से प्रोड्यूसर के पास जा रहा है. तो हाउस होल्ड जो है वो रियल में क्या ले रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है. वहीं हाउस होल्ड जो है रियल में क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है. तो ये जो सर्कुलर फ्लो जो है रियल फ्लो का, ये कंप्लीट होता है बिकॉज हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देते हैं. वहीं ये जो मैंने बात करी, ये किस बारे में बात करी है, ये मैंने रियल फ्लो के बारे में बात करी है. वहीं अगर मैं मनी फ्लो के बारे में बात करूं तो मनी फ्लो भी सर्कुलर है. क्यों, बिकॉज जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मनी इज योर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. आप मार्केट से कुछ भी बाय करने जाओ तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसका प्राइस देना पड़ेगा, आपको मनी देना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड योर हाउस होल्ड सेक्टर मनी फ्लो टू प्रोड्यूसर सेक्टर. वहीं पर ही प्रोड्यूसर कैसे मनी हाउस होल्ड को वापस दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स किसके बदले, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर क्या ले रहा है, लैंड ले रहा है, तो उसके बदले वो क्या देगा, रेंट देगा. वहीं लेबर ले रहा है, लेबर की सर्विसेज ले रहा है तो वो वेजेस एंड सैलरी देगा. वहीं अगर वो कैपिटल दे रहा है तो कैपिटल के बदले वो इंटरेस्ट देगा. वहीं अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है आपको तो उसके बदले वो क्या दे रहा है, प्रोड्यूसर आपको प्रॉफिट दे रहा है. तो प्रोड्यूसर आपको फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, और जो हाउस होल्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी आपको प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, वो प्रोड्यूसर को एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है. तो बेसिकली इसमें 4 बातें निकल के आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपका हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है बेसिकली. और ले क्या रहा है उसके बदले, वो बेसिकली उसके बदले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से. वहीं पर ही अगर हम ये बात जो मैंने आपको बात करी है, ये खाली रियल फ्लो है. क्यों, इसमें खाली एक्चुअल मूवमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की. वहीं पर ही अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या ले रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मनी इज द फैक्टर पेमेंट्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट.
तो खाली हम रियल फ्लो की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। वहीं अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ। सो अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, आपका हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर पे क्या जा रहा है, आपकी फैक्टर सर्विसेज, जितने भी फैक्टर सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, और इसके बदले वो उसे क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। सो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसमें हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, और इसके बदले वो रियल फ्लो में क्या ले रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं मनी फ्लो में हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी है, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी है, उसके बदले वो क्या दे रहा है आपको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। वहीं पर जो प्रोड्यूसर है हाउस होल्ड को मनी में क्या दे रहा है, ये दे रहा है फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन है, जो बिल्कुल डॉटेड लाइन नहीं है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ब्लैक लाइन है, वो क्या शो कर रही है, आपका रियल फ्लो शो कर रही है। जो कि डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रही है, आपका मनी फ्लो शो कर रही है। सो I'll talk about the domestic territory और इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें आप बेसिकली जीडीपी निकालना चाह रहे हो, तो जीडीपी निकालने के लिए आपको ये तो बताना चाहिए ना डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, तो ताकि आप उन्हीं चीज़ों को ऐड करो जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले है पॉलिटिकल फ्रंटियर। जितना भी हमारे मैप ऑफ इंडिया देखा आपने, जितना भी हमारा पॉलिटिकल मैप है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, उस चीज़ जितने भी उसके अंदर एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, वो किसके अंदर कंसिडर होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर होगा। उसके अलावा जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारी कंट्री ओन करती है और वो इंटरनेशनल वाटर्स में या फिर इंटरनेशनल एयर में ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक एयर इंडिया का प्लेन है, बट वो अभी अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है, तो दैट इज कंसिडर होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। जो इंडिया का प्लेन है या फिर हमारी जो भी फिशिंग है वेसल्स हैं, जितनी भी हमारी जो है वो बाहर ऑपरेट कर रही हैं इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में, वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जितनी हमारी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में या फिर एयर में ऑपरेट कर रही हैं बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, दैट इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि हमारी फॉरेन में है, उसको हम किसके अंदर लेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जो हमारी एम्बेसी होती है, जितनी भी हमारी एम्बेसीज होती है, वो जिस भी कंट्री में होगी, उसकी जो प्रॉपर जो जोग्राफिकल एरिया होगा उसके अंदर हमारी कंट्री का लॉ भी लगता है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके अलावा हमारे कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एयर स्टेशन है इन कजाकिस्तान, सो दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी। वो सब कुछ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। क्या क्या चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है, सबसे पहले कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फॉरेन कंट्रीज के हमारे इंडिया के अंदर है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा जिस कंट्रीज की है। जैसे कि मैंने बताया एम्बेसी की लैंड है, अगर यूएस की लैंड यहाँ पर एम्बेसी की, तो जो एम्बेसी यहाँ पर यूएस की है उसके अंदर जो आपका लॉज ऑपरेट होंगे वो अमेरिका के लगेंगे, ना कि इंडिया के। उसके अलावा जितने भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूएन, WHO, ILO, ये सब किसके अंदर आएंगी, ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएंगी। इंटरनेशनल लैंड होती है, ये कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती, ये एक इंटरनेशनल म्यूचुअल लैंड होती है जो कि एक एग्रीमेंट से बनाई जाती है, तो ये भी हमारी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक विच गोना कवर इन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम इज नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वो उसी कंट्री के अंदर होता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, वो वहीं से इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो वहीं पर ही टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होंगे, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होगा जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, उसी कंट्री में रिसाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो वो क्या बन जाते हैं, उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं जाके यूएस में रहने लग जाता हूँ और जो मेरा स्टे है वो भी 1 साल से बढ़ जाता है मेरा, तो मैं क्या हो जाऊँगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका हो जाऊँगा। अब फॉर एग्जांपल जो अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ, अगर मैं 1 साल से ऊपर वहाँ हो जाता हूँ तो मैं इंडिया का क्या रहता हूँ, मैं इंडिया का नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता हूँ, जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज NRI। मैं यहाँ का तो NRI बन जाता हूँ, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट सिटीजन ऑफ इंडिया, और मैं USA का क्या बन जाता हूँ,
नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता हूँ पर मैं वहाँ का सिटीजन नहीं बनता। जो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो यूएसए में लाई करेगा, बिकॉज मेरी जो लाइवलीहुड है वो वहीं से अर्न कर रहा हूँ और जो मेरा टैक्सेज है मैं वहीं पर ही पे कर रहा हूँ। कौन लोग इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते? फॉर एग्जांपल फॉरेन टूरिस्ट, डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज के वर्कर्स, क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स, ये सारे लोग नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। खाली वो लोग इंक्लूड करते हैं जो कि परमानेंटली मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा स्टे करते हैं, वहीं से इनकम जनरेट करते हैं और वहीं पर ही टैक्सेस पे करते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सिटीजन की। सिटीजन कौन होता है? विच इज़ बोर्न इन दैट कंट्री। ही एक्वायर्स सिटीजनशिप नेचुरली और ऑटोमेटिकली, और द वे यू कैन से वो नेचुरली उस कंट्री का सिटीजन हो जाता है। मैं इस इंडिया के अंदर बोर्न हुआ हूँ तो मैं कहाँ का सिटीजन हुआ? मैं इंडिया का सिटीजन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेरिका में बोर्न होता हूँ तो मैं वहाँ का सिटीजन हो जाता हूँ। जिस भी कंट्री में बोर्न करता हूँ मैं वहाँ का सिटीजन हो जाता हूँ। इसके अलावा आप सिटीजनशिप को एक्वायर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यूरोप से आ रहा है और यहाँ हमारी कंट्री में रह रहा है। इन इंडिया देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड फॉर 7 इयर्स। अगर आप एक कंट्री में हमारी कंट्री में आके रहते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बंदा तो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और लीगल प्रोविजंस की वजह से भी किसी कंट्री का सिटीजन हो सकता है। वो नॉर्मल रेजिडेंट हो ना हो, जैसे कि मैंने अभी बात करी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो सिटीजन ऑफ द कंट्री हो सकता है और उसके पास सारे लीगल राइट्स होंगे उस कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा राइट है वोटिंग राइट। एक सिटीजन के पास ही वोटिंग राइट होगा, एक रेजिडेंट के पास वोटिंग राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यूएस से कोई बंदा आके यहाँ रह रहा है तो वो हो सकता है यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो, पर वो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो सिटीजन भी हो। एनआरआई कौन लोग होते हैं? एनआरआई जो लोग होते हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, बट वो हमारे यहाँ के रेजिडेंट नहीं होते। वो रेजिडेंट किसी और कंट्री के होते हैं जिस कंट्री में वो रह रहे हैं और जिसमें उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो क्या बन जाते हैं? उस कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हैं और इंडिया के क्या बन जाते हैं? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा फाइनल गुड्स के बारे में। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं वो गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। इसके अंदर दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक कंजम्पशन गुड, एक प्रोड्यूसर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? जो कि हम अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। वहीं पर ही प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन फाइनल गुड्स के अंदर ताकि वो क्या कर सके? फर्दर प्रोडक्शन कर सके, एंड दीज फाइनल गुड्स एक्ट एज इन्वेस्टमेंट फॉर देम। जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विस गुड्स। अगर आप बात करोगे ड्यूरेबल गुड्स की तो ड्यूरेबल गुड्स हैव अ लॉन्ग लाइफ। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, आपके जो घर में फर्नीचर लगा हुआ है दैट इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, सो दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि ये क्लॉथ, जैसे कि ये टी शर्ट, मेरी जीन्स। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स आर सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। दे 1 to 3 years आई कैन से दैट दिस प्रोडक्ट्स है लाइफ। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स को आप पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हो। ये गुड्स कौन से होते हैं? जो कि लेस देन फॉर से 7 days वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिल्क लेते हो, आप ब्रेड लेते हो, आप वेजिटेबल्स लेते हो, ऑल दिस गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके अलावा हम बात करेंगे सर्विसेज की। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो भी कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको टीच करूँ, दिस इज अ सर्विस। आप फ़ोन पे बात करते हो, टेलीकम्युनिकेशन इज अ सर्विस। आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, दैट इज अ सर्विस अगेन। ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस अगेन। आप बैंकिंग चीज़ें यूज़ करते हो, दैट इज अ सर्विस अगेन। जस्ट सर्विस और गुड्स में ये फर्क होता है, गुड्स आर टेंजिबल, सर्विस आर नॉन टेंजिबल। मतलब कि गुड्स को आप छू सकते हो और सर्विस को आप छू नहीं सकते। वहीं पर जो गुड्स होते हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। सर्विसेज जो कंज्यूम होती है वो रियल टाइम में कंज्यूम होती हैं, आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। जो प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? जैसे कि मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। मैंने एक टीवी लिया है, मैंने अगर टीवी अपने घर पे लगाया है दैट इज एज अ कंज्यूमर गुड, दैट इज एक्ट एज अ कंज्यूमर गुड। वहीं पर ही अगर मैंने उस टीवी को अपने ट्यूशन सेंटर में लगाया है फॉर टीचिंग किड्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गुड। मैं बात करना चाहूँगा इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर रीसेल के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, दे आर विद इन द प्रोडक्शन। तो ये जो गुड्स हैं ये आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैंने एक टेबल बनानी, तो जो उसके अंदर वुड यूज़ हुआ है दैट इज़ योर इंटरमीडिएट गुड।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक शेक बना के दिया, मिल्क शेक बना के दिया, बट दैट आई यूज इज एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स को कई जगह आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो, बट रॉ मटेरियल्स के अलावा भी बहुत सारी तरीके के इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे, दैट मीन्स दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और उसी के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। वहीं पर ये इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, जो अपनी आइडेंटिटी है वो लूज कर देते हैं और वो किसका पार्ट बन जाते हैं, फाइनल गुड का। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड होती है इन रिलेशन टू द फाइनल गुड। जैसे फाइनल गुड की डिमांड बढ़ेगी वैसे इंटरमीडिएट गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी वुड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो दे हैव अ डिराइव डिमांड, इनकी जो डिमांड डिराइव होती है वो फाइनल गुड की डिमांड पे होती है। और ये जो गुड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फाइनल गुड्स में। सो वी कम टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज योर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, हम उन सबका जो सम है उसको कर दे, उन सबको ऐड कर दे, तो हमारे को क्या पता लगाएगा? जीडीपी पता लग जाएगा। तो रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो अपना हमारा जो आउटपुट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर। फॉर एग्जांपल ये 2018 चल रहा है, मैं बेस ईयर ले लेता हूँ 2010। तो मेरे को पता है कि 2010 में क्या प्राइसेस चल रहे थे और मैं उन्हीं प्राइसेस से इस साल के आउटपुट को कंपेयर कर रहा हूँ। तो जो 2010 में जो प्राइसेस थे और जो आउटपुट था वो हमने 2010 का ले लिया। जो प्राइसेस हैं अब 2018 के वो हमने 2010 के ले लिए और आउटपुट हमने 2018 का ले लिया। तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ? इसके अंदर हमने इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करा और हमने क्या करा कि हमने बेस ईयर के प्राइसेस लिए ताकि हमारे को रियल पता लगे कि कितनी हमारी इंक्रीज इन इनकम हो रही है। ये क्या शो करता है? ये रियल इंक्रीज इन आउटपुट शो करता है। क्यों? क्योंकि आप प्राइसेस जो है बेस ईयर के ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइसेस इस ईयर के लेता हूँ तो क्या होगा? अगर इस ईयर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, 20% इन्फ्लेशन हो गई है, तो मेरी जो जीडीपी है वो 20% एक्स्ट्रा दिखाएगी। अगर वो मेरी जीडीपी 20% एक्स्ट्रा दिखा रहे तो क्या वो रियल जीडीपी है? नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रहा। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करना चाहते हैं तो हमारे को बेस ईयर के प्राइसेस लेने पड़ेंगे और फिर हमारे को 2 ईयर्स की जो जीडीपी है वो हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम पता लगा सकते हैं हमारी रियल जीडीपी कितनी बड़ी है। वहीं पर अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बेसिकली आपका कैलकुलेशन होता है जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। जब आप आउटपुट भी करंट ईयर का ले रहे हो और आप प्राइसेस भी करंट ईयर के ले रहे हो तो आपको क्या पता लगेगा? जीडीपी ऑफ करंट ईयर। तो आपको क्या पता लगेगा? आपको पता लगेगा नॉमिनल जीडीपी। ये जो चीज़ है ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रही है। क्यों? आप करंट ईयर में ले रहे हो, आपने लास्ट ईयर में लिया, आपका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस जीडीपी आया। इस ईयर आपका आउटपुट सेम रहा, आपका आउटपुट जो था 100 यूनिट्स ही था, लास्ट ईयर भी 100 यूनिट्स ही था, आपका आउटपुट सेम रहा, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई 20%, तो आपको जीडीपी जो है वो 20% एक्स्ट्रा दिखाएगा। बट इट्स नॉट द ट्रू पिक्चर, बिकॉज जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो आपका सामान है, जो आपने बनाया है, वो तब भी 100 था और अब भी 100 है। तो जो जीडीपी है वो एक्चुअल में ग्रो नहीं कर रही है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट रियल जीडीपी इज जीडीपी डिफ्लेटर। क्या मेजर करता है? आपकी इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी को मेजर करता है। जीडीपी डिफ्लेटर आप कैसे निकालते हो? आप नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी करते हो तो आपको क्या पता लग जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। आपको ये पता लग जाता है कि हमारी प्राइस इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड आई होप आपने इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट भी देखे होंगे, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और मैजिक फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आप वो दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा। ये 3 वीडियोस का जो एक कलेक्शन है ये आपकी कंप्लीट नेशनल इनकम को डिस्क्राइब करता है। नेशनल इनकम जो है आपका 10 मार्क्स का आ रहा है बोर्ड के एग्जाम में। सो आई होप यू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज़ वॉच इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो।